इस टाइम पे वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 50 इयर्स में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा मेरा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक का कहना है। वर्ल्ड बैंक का एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आया है और जिसमें कहा गया है कि 2023 में मोस्ट प्रोबेबली ग्लोबल रिसेशन आएगा। वर्ल्ड बैंक वॉर्न्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023 अमिड इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो यहाँ पर इसके क्या रीजंस दिखाए गए हैं और क्या इनके कोई सॉल्यूशंस भी है, विल सी दैट। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप होता है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाओगे तो यूल सी दैट तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के द्वारा ये लिखा गया है कि रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023 राइजेज अमिड साइमल्टेनियस रेट हाइक। अब होता क्या है कि अगर इंडिया में आप देखो तो इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन है वो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? हमारी सेंट्रल बैंक है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करती है? तो सिंपल सी बात है, अगर रिसेशन को कंट्रोल करना है तो अगर आपने देखा हो तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर RBI ने क्या किया कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया। मतलब कि देश के अंदर जो लैंडिंग रेट है, जिस रेट के ऊपर बोरो किया जाता है, लाइक होम लोन हो, कार लोन हो या फिर कोई एजुकेशन या बिजनेस, उन सभी का रेट बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जब तक रेपो रेट नीचे था तो लोग बहुत ही बोरो कर रहे थे, पैसा ज़्यादा आ गया था और मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ गई थी। अब उसको कम करना चाहते हैं क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे ही, जाहिर सी बात है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन है वो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। एज सप्लाई तो उतना ही है। और इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में जिस तरह से सभी सेंट्रल बैंक एक साथ रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसे आप इंडिया में रेपो रेट कह लीजिए, इसको जिस तरह से इंक्रीज किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2023 में हम रिसेशन में चले जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तब रेट्स को ऊपर किया जाता है। लेकिन जब रेट्स को ऊपर करते हैं तब आप जो पहले बोरो करना चाहते थे वो आप नहीं करोगे, और अगर वो नहीं करोगे तो आप खर्च नहीं करोगे, और अगर खर्च नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। एज जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, कोई डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो GDP है वो नीचे चली जाएगी। तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि सभी सेंट्रल बैंक्स है वो रेट को बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 डेकेड से जिस तरह से रेट को बढ़ाया गया है, पिछले 50 इयर्स में ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा गया। और यही यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रिसेशन आ जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज़ बोली है अपने रिपोर्ट के अंदर कि जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है जो कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है वो भी सफिशिएंट नहीं रहेगा। मतलब कि सेंट्रल बैंक द्वारा अलग अलग कदम लिए जा रहे हैं और अलग अलग पॉलिसी एक्शन लिए जा रहे हैं, बट दैट इज इनसफिशिएंट। मतलब वर्ल्ड बैंक इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन आ रखा है दुनिया में, इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने क्लियर साइन दिया है। अगर आप 2021 का एवरेज निकालोगे तो जो पॉलिसी रेट था, जिसे हम इंडिया में रेपो रेट कहते हैं, वो आपका 2% से भी कम था, यानी कि काफ़ी कम था। लोग इजीली बोरो कर सकते थे, यानी खर्च करते थे, इन्वेस्ट करते थे। पर अब क्या हुआ है कि ये अब 4% होने जा रहा है, यानी जो रेपो रेट है वो डबल से भी ज़्यादा होने जा रहा है। तो लोग यहाँ पर कम खर्च करेंगे। अगर इंडिया में देखोगे तो यह 5% से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, और आगे आने वाला MBC का जो मीट होगा उसमें इसको फर्दर इंक्रीज करा जाएगा। तो रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम सप्लाई डिस्ट्रप्शन पर ध्यान नहीं देंगे, सप्लाई साइड पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक इन्फ्लेशन है वो बढ़ता ही रहेगा। लेबर मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो सबसाइड नहीं होगा, तब तक अगर उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। एंड दोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज कुड लीव द ग्लोबल कोर इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग एनर्जी एट अबाउट 5% इन 2023। यहाँ पर मैं ग्लोबल एवरेज की बात कर रही हूँ। अगर इंडिया की बात करें तो 4% से 5% तक एवरेज रेट होता है। यहाँ पर मैं ग्लोबल एवरेज की बात कर रही हूँ। अगर भारत की बात करें, हम तो यही चाहते हैं कि वो
4% ही रहे, क्योंकि यानी कि 2 से 6% के बीच में। पर भारत में भी इन्फ्लेशन अभी कितना चल रहा है? 7 to 8% तक चला गया है। ये तो मैं आपको CBI की बात कर रही हूँ। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो 15 से 17% तक चला गया था। तो इस तरह से ये जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है वो पूरी दुनिया में जारी रहेगा। ऑल्दो आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कितना भी ज़्यादा बढ़ा दो, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो यूल थिंक कि इनका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है वो जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको सेंट्रल बैंक के वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, उसके स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो एक्शन ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आगे चल के जो रिसेशन होने वाला है उसका एक बहुत लंबा इम्पैक्ट होगा और इसका सबसे बुरा प्रभाव ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान क्या हुआ था कि अचानक से हमें ये देखने को मिला कि कितने सारे लोग वापस से गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे, क्योंकि जॉब लॉस हो रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी और GDP भी नीचे जा रही थी और तो और रिसेशन भी आ गया था। ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पे देखने को मिली। पर ये 2023 का जो रिसेशन आने वाला है इसका और बहुत लंबा इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर डेविड मलपास का जो सजेशन है वो ये है कि अगर हमें लो इन्फ्लेशन लाना है तो इसके लिए हमें करेंसी स्टेबिलिटी और फास्टर ग्रोथ लाना होगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा फ्रॉम रेड्यूसिंग कंजप्शन टू बूस्टिंग प्रोडक्ट, फ्रॉम रिड्यूसिंग कंजप्शन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उनका ये कहना है कि सेंट्रल बैंक्स अभी क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, वो लोग क्या चाहते हैं कि लोग कम खर्च करें, कंजप्शन कम करें, ताकि ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। इस टाइम पे यही स्ट्रेटजी चल रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कहना ये है कि हमें इस पे फोकस ना करके हमें फोकस करना चाहिए सप्लाई बढ़ाने में, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है जब तक वो सरकार नहीं करेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लाएगी, कैपिटल एलोकेशन नहीं करेगी, अदरवाइज ये हमारे ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी अभी हिस्टोरिकल इंडिकेशन देखने को मिल रहा है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि 1970 के बाद से पहली बार जो है सेंट्रल बैंक्स वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये एक क्लियर एंड कट मैसेज है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि लगभग 2023 में ग्लोबल रिसेशन जो है वो तय है, वो आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया आखिर कहाँ पे खड़ा है। लास्ट मंथ में आपने देखा होगा कि GDP का जो नंबर आया है वो पहले क्वार्टर का है, अप्रैल टू जून का। उस टाइम पे हमारा GDP 13.5% का था। अल्दो अब देखोगे तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये और होना चाहिए था, करीब 15% तक, बट स्टिल 13.5%। इंडिया ने ऑलरेडी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी सेट है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर और तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और 2027 आते आते हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और 2030 आते आते हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। और इनफैक्ट RBI के डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, उनका रिसेंटली एक स्पीच आया था जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि भारत एक इमर्जिंग रोल प्ले करने वाला है। अगर हम वर्ल्ड के ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो चाइना तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, पर अगर हम इंडिया में देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारा जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसके थ्रू हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। मान लो अगर वर्ल्ड में कोई रिसेशन आता भी है तो उसका इम्पेक्ट इंडिया के अंदर भी होगा, पर उतना नहीं होगा, क्योंकि हम जिस तरह की इकोनॉमी में है, जिस तरह का नेचर है हमारी इकोनॉमी का, हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखो तो इस समय में तो वर्ल्ड की जितने भी ग्लोबल जीडीपी है जिसमें चाइना का शेयर 18% है, यूएस का शेयर 16% है, इंडिया का शेयर करीब 7% तक है और
ये इस समय हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव हेडविंड से गुजर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फूड और एनर्जी प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू वॉर सिचुएशन। चाइना के द्वारा जीरो कोविड स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है यूक्रेन वॉर में, इसके चलते और भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट है ओनली बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी इंटरवेंशन किए गए हैं, कई सारी हमने यहाँ पर पॉलिसीज अपनाई है और हमारा स्ट्रक्चर काफी यूनिक है, जिसके चलते हम आगे आने वाले टाइम में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, हमें सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो एक पॉलिसी एफर्ट होता है वो सस्टेन तरीके से होते रहना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि कभी अचानक से हमें बाउंस बैक देखने को मिले, कि अचानक जो हमें बाउंस बैक देखने को मिला है जीडीपी में वो सिर्फ पोस्ट कोविड बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, वो तो बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर सस्टेन करना है तो हमारा पॉलिसी एफर्ट लगातार होना चाहिए और सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। एज आपने देखा होगा कि चाइना है वो फेवर से हटता जा रहा है। पहले हर कोई देश चाइना में जाकर प्रोडक्शन करना चाह रहा था कि चाइना उस तरह की चीजें ऑफर करता था, लेकिन अब चाइना को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एज आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज है वो हटना चाह रही है। भारत को बेसिकली इसका फायदा उठाना है। यहाँ पर ये कहना है कि इन्वेस्टर्स जो है वो नए वेन्यू की तलाश कर रहे हैं। इंडियन पॉलिसी मेकर्स शुड बी बोल्ड इनफ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस यूनिक मोमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ताकि हम इस मोमेंट का फायदा उठा सके। इसके अलावा यहाँ पर जियोपॉलिटिकल को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है, जिसका मतलब क्या है आई टेल यू। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्री में काफी क्रिटिसाइज किया गया भारत को लेकर जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है। वेस्टर्न कंट्री ये चाहती थी कि इंडिया जो है वो रशिया को बुरी तरह से डांटे, उनको बोले और क्रिटिसाइज करे कि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। डायरेक्टली हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने सिर्फ इतना बोला कि वॉर नहीं होना चाहिए और इसे बातों से सुलझाया जाए। हमने रशिया के ऊपर कोई डायरेक्टली अटैक नहीं करा, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ काम करना चाहती है। वेस्टर्न मीडिया के अंदर इंडिया को लेकर काफी सारी नेगेटिव खबरें आ रही थी, लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट को पता है कि उनको भारत को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा अगर वो एशियन कंट्रीज के अंदर चाइना और रशिया को ओवरटेक करना चाहते हैं। तो ये इंडिया के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इंडिया एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे है। अगर आपने देखा होगा तो हम रशिया के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं और चाइना के साथ एक अलग ही टेंशन हमारा बना हुआ है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि भारत एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे है, लेकिन हमें इसका फायदा उठाने की जरूरत है। कंक्लूजन ये निकलता है कि पास्ट में भी हमारे पास ऐसे कई मौके आए थे, लेकिन वी लॉस्ट इट। बट अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पर ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहा है, उसका फिर हमारे ऊपर ही इम्पेक्ट आएगा। लेकिन हमें इसको यहाँ पर ना देखते हुए फायदा उठाने की जरूरत है। ये पूरा कंक्लूजन निकलता है। सो I hope you guys like this case study. So I hope you guys like this video. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे करो नाउ।